नमस्कार श्रोताओं, ये पॉडकास्ट हम जयपुर से प्रसारित कर रहे हैं और हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात के 8:45 हुए हैं। इस पॉडकास्ट की सीरीज में हम लगातार आपके सामने इस तरह के विषय लेके आ रहे हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज इसी कड़ी में हमने दूसरा जो एपिसोड है वो आपके लिए लेके आए हैं। अभी हाल ही में हमारे बच्चों की 10th और 12th की एग्ज़ाम्स संपन्न हुई हैं और बच्चों ने अपना रिजल्ट देख भी लिया है और अभी समर वेकेशंस चल रहे हैं। तो अभी आपके बच्चों के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि वो आगे करें क्या। अगर 10वीं क्लास पास करके आए तो वो 2 साल और 11th और 12th कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे 12th क्लियर कर चुके हैं उन बच्चों के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि वो कौन सी स्ट्रीम लें या करियर अपॉर्चुनिटी के लिए वो अब आगे क्या स्टेप उठाएं। तो हम इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में हमने एक मेहमान को आमंत्रित किया जिन्होंने अभी 12th क्लास पास आउट किया है और वो हमें बताएंगे कि बच्चों को आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मेनली हम आज साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए ही बात करेंगे और हो सकता है कि दूसरी स्ट्रीम के बच्चों के बारे में हमें हमारे मेहमान से जानने के लिए मिले। तो मैं स्वागत करता हूं, शिवम चौधरी हैं हमारे साथ। नमस्कार शिवम। तो शिवम बताइए, आप अभी 12th का एग्ज़ाम पास करके और समर वेकेशंस एंजॉय कर रहे हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप ही की तरह हजारों लाखों बच्चे देश के अंदर हैं, उनके सामने करियर को लेकर के सबसे बड़ी विकट समस्या होती है कि वो आगे कौन से स्ट्रीम में जाएं और उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में उनके लिए क्या करियर ऑप्शन है। देखिए, 12th पास करने वाले 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो जो साइंस होते हैं, साइंस में भी 2 तरीके के होते हैं, एक जो मैथ्स वाले होते हैं और एक बायोलॉजी वाले। बिल्कुल ठीक है। और फिर होता है कॉमर्स, जिसके अंदर बाकी इकोनॉमिक्स वगैरह वो सब्जेक्ट आ जाती हैं। और फिर होता है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज। तो जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उनके पास तो 1-2 ही ऑप्शन है, जैसे इंजीनियर हो गया और एनडीए हो गया। जो बायो वाले बच्चे हैं उनके पास भी एक ही है, डॉक्टर वाला। अच्छा। उनके पास इतना ज्यादा कोई ब्रॉड ऑप्शंस नहीं है। ओके, तो आपने कौन सा सब्जेक्ट 12th से किस सब्जेक्ट से पास आउट हो गया? मैंने पीसीएम मैथ्स से 12th पास आउट किया। पीसीएम बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अच्छा, तो अगर कोई बच्चे इस स्ट्रीम से पास आउट हैं तो उनके सामने क्या करियर ऑप्शन है, जैसे कि अभी उनको क्या करना चाहिए एक्चुअली? अभी उनके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन तो है तरह तरह के एग्जाम देना। उन्हें एग्जाम्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या क्या एग्जाम्स दे सकते हैं। अगर मैथ्स में तो उनके पास कौन से एग्जाम है, जैसे एक तो हो गया जेई, एनडीए हो गया, और भी कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जैसे एसएससी हो गए, ये तो 12th पास भी दे सकते हैं। तो कुछ ये है, ये जो मुझे पता है। बाकी आप और सर्च करेंगे यूट्यूब, गूगल, वहाँ पे तो आपको और भी पता चलेंगे। हमने देखा बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर जब वो 12th क्लास में होते हैं तो 12th के साथ साथ वो इंजीनियरिंग की एग्जाम्स भी देते हैं। तो इस एग्जाम को लेकर के थोड़ा सा हमें बताइए डिटेल में कि ये किस तरह की एग्ज़ाम होती है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे 11th में भी आए हैं तो वो अगले साल देख रहे हैं कि वो भी एग्ज़ाम दें, तो उनको कैसे किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? देखिए, जो 11th में आते हैं और जो मैथ्स लेते हैं वो ज़्यादातर बच्चे एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जो कि होता है जेई। जेई भी 2 तरीके का एग्ज़ाम होता है, एक तो होता है मेंस और एक होता है एडवांस। जी। ज्यादातर बच्चे एडवांस की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ मेंस की भी करते हैं। मेंस जो होता है वो थोड़ा एनसीईआरटी जो होता है सीबीएसई बोर्ड, उससे थोड़ा ऊपर लेवल का होता है, और सबसे ऊपर हाई लेवल का जो होता है वो एडवांस होता है। तो अगर किसी बच्चे ने एडवांस की तैयारी कर रखी है तो उसके बाकी नीचे के सारे एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा। जेईई मेंस का जो पैटर्न होता है उसमें 3 सब्जेक्ट आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। 300 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, 100 और 25 क्वेश्चंस करने होते हैं।
30 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से 25 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। जेईई एडवांस का पेपर पैटर्न जो है वो कभी भी एक कांस्टेंट नहीं रहता, वो हर साल बदलता रहता है। लेकिन कुछ पैटर्न है, जैसे मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब कि 4 ऑप्शन, उनमें से कितने भी आंसर आप मार्क कर सकते हैं, और एक इंटीजर टाइप, ये हर साल आता है। बाकी मैच द फॉलोइंग और भी बहुत सारे जो हर साल बदलते रहते हैं। ये तो आपने एग्जाम के बारे में बता दिया। हाँ। तो अब जो बच्चा 11th में आया है उसको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि वो एक ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को, जो हम सुनते आ रहे हैं कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, उसको क्रैक कर सके? उसको 11th से ही स्ट्रेटजी बना के चलना चाहिए या जब वो 12th में आ जाए तब उसको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? देखिए, जो जेईई एग्जाम है ये सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस नहीं आता, इसमें 11th का भी वेटेज है और 12th का भी वेटेज है। तो अगर आप अभी 11th में आए हैं तो अभी आपके पास गोल्डन चांस है कि आप अभी से तैयारी में लग जाएं। अगर आपको कोचिंग जाना है तो आप जा सकते हैं, वरना आप सेल्फ स्टडी भी, अगर आपको खुद पे यकीन है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बाकी फिर गूगल और यूट्यूब से आप हेल्प ले सकते हैं बाकी। और इसमें आपको पता है कि 11th और 12th का सिलेबस आता है, तो आप अभी हैं 11th में, तो सबसे जरूरी बात की है ना, अगर हो सके तो आप है ना डमी स्कूल लेना। अच्छा। क्योंकि डमी स्कूल के अंदर है ना, ये जो जेईई वाले बच्चे होते हैं इनका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। अगर सिंपल जो स्कूल होती है उसके अंदर 11th से ही शुरू हो जाता है कि आपको स्कूल आना पड़ेगा, अटेंडेंस जरूरी है, वरना आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, प्रैक्टिकल्स हो गए, तो ये सब में उनका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर हो सके तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप डमी स्कूल है, क्योंकि वहां पर ना तो कोई अटेंडेंस की पॉलिसी है, ना ही आपको कोई प्रैक्टिकल्स के लिए बुलाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम के समय वहां पे जाना पड़ेगा। ये जो मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, ये जो डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं, क्या ये लीगल ग्राउंड पे वैलिड है या कोई बाईपास या शॉर्टकट है? ये शॉर्टकट नहीं है। ये डमी स्कूल जो है ये ऐसे ही बच्चों के लिए स्कूल है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, जो सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करें, उनके लिए तो सिंपल स्कूल ही है। मैं यहाँ पे दोबारा रोकना चाहूंगा। डमी स्कूल का मतलब ये, आपने किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया लेकिन आपको जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, वो स्कूल आपकी अटेंडेंस फुल दिखाएगा, तभी तो आप एग्जाम में अपीयर होंगे। वो स्कूल बाहर से तो आपको ऐसे लगेगा कि ये सिंपल स्कूल है। हाँ। और वो बाकी की जो सीबीएसई वगैरह है उनको भी वो ऐसे दिखाएगा कि हम सिंपल स्कूल है, हम सिंपल स्कूल है, और वो जो रिकॉर्ड दिखाएगा, शो करेगा, उसमें बच्चों की अटेंडेंस और प्रेजेंस सारी दिखाएगा। तो ये तो गलत है। ये ऐसे बच्चों के लिए वरदान है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहां पे जाने के उनके 6-7 घंटे एक दिन के वेस्ट हो जाते हैं। वेस्ट तो क्या है, लेकिन है ना, अगर जैसे स्कूल में कोई टॉपिक चल रहा है, मैथ्स में मान लो इंटीग्रेशन चल रहा है, तो स्कूल में वो बहुत एकदम लो लेवल का होगा, तो वो तो कोई सेल्फ स्टडी करके भी है ना आपको आ जाएगा। लेकिन है ना जेईई में है ना इतने लो लेवल के टॉपिक्स नहीं आते, आपको हाई लेवल तक जाना पड़ेगा, आपको उस टॉपिक की डेप्थ में जाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको चाहिए टाइम, और टाइम ही तो नहीं मिलता सिंपल स्कूल में। लेकिन एंड ऑफ द ईयर आपको एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम भी तो निकालना है। अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे या डमी स्कूल ज्वाइन करेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स आप बच्चों को कैसे, मतलब ये कॉन्फिडेंस आता है कि वो स्कूल में जाकर के बोर्ड एग्जाम्स भी निकाल सकते हैं? प्रैक्टिकल्स तो चलो डमी स्कूल है तो मैनेज हो जाता है। डमी स्कूल जाने वालों को सिर्फ एक ही दिक्कत आती है कि उन्हें बोर्ड भी देना है, और बोर्ड का जो पैटर्न है वो थोड़ा सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा ज्यादा ही सब्जेक्टिव है, और थोड़ा सा उसमें न्यूमेरिकल है। तो एमसीक्यू तो जेईई वाले बच्चे निकाल देते हैं, लेकिन अब बारी आती है सब्जेक्टिव की। तो अगर आप अगर जेईई की तैयारी करें तो आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे क्लियर है, बस आप ना कोई भी क्वेश्चन को शॉर्ट में करना चाहते हैं, तो जेईई यही चाहता है कि आप बस कैसे ना कैसे करके आंसर ले आए। हमें नहीं देखना है कि आप वो आंसर कैसे लाए, बस आपको सही आंसर लाना। लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं है। बोर्ड में चाहे आपका आंसर गलत आ जाए,
लेकिन आपके पूरे स्टेप जो है वो एकदम वन बाय वन एकदम सही होने चाहिए, तभी आपको उस चीज के मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल। तो इस चीज की आपको तैयारी इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। वो तो आप अगर हफ्ते में एक संडे को भी अगर उस चीज की है ना सब्जेक्टिव की तैयारी कर लें तो आसानी से है ना आप बोर्ड को भी फोड़ सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अभी 11th से पास करके 12th में आ चुके हैं। तो ये साल उनके लिए क्रूशियल ईयर होने वाला है, और अब उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि वो एक अटेम्प्ट में, मतलब किस तरह की डेली उनको क्या रूटीन रहना चाहिए, कितना उनको पढ़ना चाहिए, और क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी उनको करनी चाहिए ताकि उनका मेंटल स्टेट वो भी बैलेंस रहे और सारी चीज़ें एकदम से पॉजिटिव रहें। जो 11th से 12th में बच्चे हैं वो दो तरीके के बच्चे हैं। जो 11th उनकी अच्छी गई है, और एक तो वो बच्चे हैं और एक वो बच्चे हैं जो 11th बर्बाद करके आए हैं, यानी कि उन्होंने 11th में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो आपको है ना 12th में आते ही है ना ज्यादा टॉपिक्स 11th के उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आपको है ना दिमाग पे बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है कि मेरी 11th वेस्ट हो गई इसलिए मेरी 12th भी वेस्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत कुछ टॉपिक्स हैं एकदम बेसिक लेवल के जो उनकी जरूरत आपको 12th के कुछ टॉपिक्स में पढ़ सकती है, वरना 12th एकदम अलग है। तो अगर आप 11th से 12th में आए तो आप बिल्कुल भूल जाएं कि आपकी 11th वेस्ट गई है। आप एकदम स्टार्ट से 12th की एकदम बढ़िया पढ़ाई करें और लास्ट में जाके फिर आप 11th को भी अपना अच्छा कर सकते हैं। और 12th में फिर आप आ गए तो आपको 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो केमिस्ट्री के लिए तो आपको है ना सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान देना पड़ेगा, खासकर इनऑर्गेनिक आपको उसकी एक एक लाइन जो है वो याद होनी चाहिए। सबसे पहले आप है ना ये काम करें कि अगर आप जेईई मेंस की तैयारी करें तो आपको सबसे पहले जितने भी पीवाईक्यू आ चुके हैं वो सारे आप मार्क करें एनसीईआरटी बुक में कि यहाँ से ये पीवाईक्यू आ चुके हैं। उसके बाद में आप रेटिंग लगाएं, मतलब सबसे पहले आप है ना उस चैप्टर की रेटिंग ना लगाएं, सबसे पहले आप वहां पे जो है वो मार्क कर दें कि अच्छा इस लाइन से ये क्वेश्चन आया, इस लाइन से ये क्वेश्चन आया। तो उसके बाद में आप जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पहले से पता होगा कि ये जो लाइन है यहाँ से क्वेश्चन आया, तो आप उस लाइन को है ना ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो उससे आपकी जो एक तो रीडिंग हैबिट भी सही हो जाएगी, और आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो लाइन है ये फालतू आप जो समझ रहे थे लेकिन जेईई वाले उधर से भी क्वेश्चन बना गए। हाँ, वो तो कहीं से भी बना सकते हैं। हाँ, और ऑर्गेनिक जो होती है वो तो अगर आपकी 11th वीक है तो सबसे पहले आपको 11th करनी होगी। बेसिक आप कर लें, उसके बाद में 12th की एनसीईआरटी एकदम शुरू से पहले चैप्टर से ऑर्गेनिक के पहले दूसरे फिर तीसरे चौथे ऐसे चले, ऐसे नहीं कि आप सीधा चौथे, क्योंकि ऑर्गेनिक जो होती है वो इंटर रिलेटेड होती है पहले के चैप्टर से। अगर आपको पहला चैप्टर आएगा तभी आपको दूसरा चैप्टर आएगा, वरना नहीं आएगा। अच्छा, तो बहुत सारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हैं, जैसे राजस्थान में कोटा हो गया, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत फेमस हैं और बच्चे देश के कोने कोने से उन जगह पे जाकर के तैयारियां करते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का कितना बड़ा रोल है किसी इस तरह के एग्जाम को क्लियर करने में, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। जो 10th तक तो आपको मेरे हिसाब से किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि 10th तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता ही नहीं है बोर्ड्स और एनटीएससी वगैरह इन सब के अलावा, तो 10th तक तो आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बोर्ड्स ही तो आपको निकालना होता है, इसलिए उसमें तो एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आते हैं और सब्जेक्टिव आते हैं, तो वो तो आपके स्कूल के टीचर से आपको करा सकते हैं आसानी से। लेकिन 11th और 12th में फिर आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है। उसके अंदर भी फिर आपको पता नहीं होता है कि किस तरीके के सवाल आते हैं, कौन सा पैटर्न होता है, तो कोचिंग वाले आपको वो वाली चीजें टाइम टू टाइम आपके टेस्ट लेते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि अच्छा इस टाइप के पेपर आते हैं, पैटर्न आते हैं और टाइम हमको इतना लग रहा है, तो आपकी कुल मिला के वो प्रैक्टिस इस कदर करा देते हैं कि आप जब असली टेस्ट देते हैं तो भी आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो मैं कोचिंग वाला ही टेस्ट दे रहा हूँ। अच्छा, तो एक तरफ से हम अगर देखें तो कोचिंग का कहीं ना कहीं फायदा तो होता है। हाँ, अब दूसरी तरफ
उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है कि जो बिल्कुल कोचिंग या तो जाना नहीं चाहते या उनकी आर्थिक स्थिति उनको अलाउ नहीं करती कि वो कोई कोचिंग ज्वाइन करें, वो सेल्फ स्टडी करके इस हार्डेस्ट टफेस्ट एग्जाम को निकालना चाहते हैं, तो उनका पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए? मैं बिल्कुल डिटेल में जानना चाहता हूँ कि जीरो से लेकर के एंड तक उनको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे कि उनको स्टडी करनी है तो कितनी देर करनी है, उसका तरीका क्या होना चाहिए। क्या एक बार आपने देख लिया, रीडिंग मार ली, हो गया, प्रैक्टिस की, नोट्स बनाए, या क्या? मैं इसमें मुझे बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या स्टडी करते वक्त नोट्स बनाना जरूरी है, उसको प्रैक्टिस में लाना जरूरी है, या सिर्फ आप कोई सोशल मीडिया पे इस तरह के जो लेक्चर्स हैं वो देख करके खुश हो रहे हैं कि हाँ ठीक है मेरी पढ़ाई हो रही है? कौन सा क्या इम्पोर्टेंट है? देखिए, एक समय था जब ऑफलाइन कोचिंग जो है, अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो आपको ऑफलाइन कोचिंग जाना ही पड़ता था। वहाँ पे आपके 4-4 लाख 5-5 लाख बहुत सारे आपके पैसे लग जाते थे। लेकिन अब वो जो समय वो बदल चुका है, अब पूरी चीजें जो है ऑनलाइन मोड पे आ चुकी है। तो अब बहुत सारी कोचिंग्स जो है वो ऑनलाइन भी हो चुकी है, ऑफलाइन वाली तो अभी भी है और ऑनलाइन भी हो चुकी है। तो आप अगर ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जाना चाहते तो आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर आपकी आर्थिक स्थिति इतनी भी कमजोर है, या फिर आपका मन ही नहीं है कि क्यों हम ऑनलाइन भी क्यों कोचिंग लें, तो आपके पास अब दो तरीके बचते हैं। एक तो आपकी सेल्फ स्टडी करें, या फिर एक जो यूट्यूब है उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं कि वो फ्री में यूट्यूब से पढ़ के भी जेईई एडवांस तक को उन्होंने फोड़ दिया है। तो क्या इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है जो इस तरह की हार्ड एग्जाम को क्लियर करने में उनके लिए सहायक बन सकता है? जी हाँ, एकदम फ्री में जीरो से जेईई एडवांस लेवल तक का यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस आपको वो चीज देखनी है। मैं कुछ चैनल्स के आपको नाम भी बता देता हूँ, जैसे अनअकैडमी एटम्स, ये सबसे बेस्ट है। इसमें एक सीरीज है बाउंस बैक, वो सीरीज आपको एकदम जीरो से एडवांस तक है, आपको बस वो देखना है ढंग से, और उसके बाद में आप अपने जो भी PYQs है वो लगाए तो आपको पूरा जो नॉलेज है वो तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आपको अतिरिक्त जो मेहनत करनी पड़ेगी वो आपको PYQs करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, बार बार ये टर्म आ रहा है PYQ या PIQ, क्या है ये? इसके बारे में थोड़ा सा। PYQs मतलब होता है पुराने प्रश्न पत्र। अच्छा, मतलब जो पुराने सालों में आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको PYQs कहते हैं। ओके। तो क्या इसके लिए रियल टाइम प्रैक्टिस जैसा कि एग्जाम हॉल में होती है वो भी आपको वीक में, महीने में, या कितने इंटरवल के बाद आपको करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे ख्याल से महीने में 1-2 बार तो आपको कम से कम उस पैटर्न से गुजरना ही चाहिए कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या है। तो आप अगर उस चीज से अगर आप गुजरोगे नहीं, तो आप जब पहली बार ही अगर एग्जाम में जाके आपको पता चले अच्छा कंप्यूटर पे ऐसा देना, क्योंकि ये जो जेईई मेन एग्जाम है और एडवांस ये ऑनलाइन होता है, तो इसमें कई गांव के जो बच्चे होते हैं उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। ओह, तो मतलब ये पूरा का पूरा एग्जाम कंप्यूटर पे होता है? कंप्यूटर पे होता है। ऑफलाइन भी होता था पहले, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये ऑनलाइन ही होता है। ओहो। तो सबसे ज्यादा दिक्कत गांव वाले बच्चों को आती है। तो उनको क्या करना है कि आप किसी साइबर कैफे पे चले जाएं, या फिर आजकल तो अगर कोई गांव है तो वहाँ पे 1-2 बंदे तो ऐसे होते हैं जिनके घर में कंप्यूटर होता है। तो आप महीने में एक बार उनके घर चले जाएं, और फिर वहाँ पे जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि, या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पे भी मॉक टेस्ट के रूप में आपको पता चल जाता है कि पेपर का जो पैटर्न है, मतलब कि आपको क्या चीज कैसे टिक करनी है, माउस कैसे चलाना है। गांव वाले बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता। मेरे ख्याल से अगर बच्चे 12th स्टैंडर्ड तक आ जाते हैं तो शायद कंप्यूटर लिटरेट तो हो जाते होंगे। कोई बहुत ही कुछ एरिया में ऐसा हो सकता है, तो अपन इस चीज पे न फोकस करके इस चीज पे फोकस करते हैं। क्या महीने में एक बार इस पैटर्न से गुजरना सफिशिएंट है, या
वीक में एक बार, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर एकदम से बिल्कुल मैं उनके प्रोस्पेक्टिव से सोचूं कि इतनी हार्ड एग्जाम है, इसको अगर आप महीने में एक ही बार कर रहे हैं तो क्या वो सफिशिएंट है? अगर आप 11th क्लास में हैं तो महीने में एक बार मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आप अगर 12th के लास्ट में हैं, जैसे जो जेई मेन एग्जाम होता है वो जनवरी में होता है, तो अगर आप अभी से जुलाई अगस्त ऐसे हैं तो अब आपको जो है हफ्ते में एक बार जो वो कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप 11th में तो आपको मोर देन सफिशिएंट है कि आप महीने में एक दो बार कर लें। अच्छा, मतलब आपको उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम पास आए आपको उस चीज की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। तो जैसे एग्जाम बिल्कुल से नजदीक आ जाती है तो इसके लिए स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या करना चाहिए? उस टाइम पे पढ़ाई का जो पैटर्न पीछे से चला रहा है उसको मेंटेन करना है या उसमें कुछ कमी या और बढ़ोतरी करनी है? स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे शाम को पार्क में जाके आप खेल सकते हैं। इससे आपका माइंड भी जो है वो अच्छा हो जाएगा और आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, क्योंकि आप है ना ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपको 6-6 घंटे तक एग्जाम बैठ के देना पड़ेगा। तो आपने बहुत साल तक है ना, अगर आप 11th से भी शुरू करें तो आपने बहुत समय तक एक दिन में 6-7 घंटे आप एक सीटिंग में गुजारते हो, तो आपको एक टाइम ऐसा निकालना ही पड़ेगा शाम के वक्त, तो उससे आपकी जो बॉडी है वो बैलेंस रहेगी। अगर आप सारे दिन बैठ के ही काम करते रहेंगे तो उससे आपकी बॉडी जो है वो अनबैलेंस हो जाएगी। इसलिए आपको शाम को कुछ वक्त तो निकालना चाहिए जहाँ पे आप आउटडोर एक्टिविटीज करें। इससे आपका स्ट्रेस भी जो है वो कम हो जाएगा और बॉडी का जो बैलेंस है वो भी बना रहेगा। अगर एक हम कुमुलेटिव फिगर देखें तो पर डे कितने घंटे पढ़ाई करके इस एग्जाम को निकाला जा सकता है? ये जो सवाल है ये तो मुझे पता है कि डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। हाँ। लेकिन अगर एक कुमुलेटिव फिगर देखें कि एक औसत स्टूडेंट इतने घंटे अगर पढ़ाई करता है तो ज्यादा हायर रैंक भी नहीं, ज्यादा लोअर रैंक भी नहीं, उसको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। आई थिंक मुझे इस सवाल का जवाब मालूम नहीं है, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अलग अलग होता है। एवरेज भी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि कई बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, कई बच्चे 1-2 घंटे पढ़ते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस चीज में तो कोई वो नहीं है, सभी का अलग अलग जो जिस हिसाब से जिनको समझ में आता है। किसी कई गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो एक बार में एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उनको एक बार में ही समझ में आता है। कई बेचारे 2-3 बार पढ़ लेते हैं फिर भी उनको समझ में नहीं आता। तो ये सबका अलग अलग नजरिया है कि वो एक टॉपिक को कितनी बार पढ़े तो उनको कितनी बार में समझ आता है। मेरे ख्याल से इस एग्जाम में ऐसे तो बिरले ही लड़के होंगे जो 1-2 घंटे पढ़ करके इस एग्जाम को निकाल लेते। हमने सुना है, न्यूज में भी देखा है, अखबार में भी देखते हैं कि बच्चे कई बच्चे तो 18-18 घंटे तक पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन हाँ, एक अगर औसत की बात करें तो 6 से 8 घंटे एक एवरेज आता है कि बच्चे लगभग मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई की है, तो वो आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? 6-8 घंटे का शायद कई बच्चे होते हैं, लेकिन आप जो पढ़ाई है उसको 100% जब भी आप पढ़े तो आपका मन जो है पूरा 100% वहीं पे होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप दिन में 4 घंटे या 5 घंटे भी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 5 घंटे भी पढ़ ले तो जेईई मेन जैसा एग्जाम तो आप है ना चुटकियों में निकाल सकते हैं। अगर आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे भी पढ़े, लेकिन उस समय आप एकदम 100% आपका जो ध्यान है वहीं पे ही होना चाहिए, क्योंकि जेईई मेंस जो है निकालने से यहाँ पे आपका क्या मतलब है? मतलब उसको कितना वो परसेंटेज स्कोर करे ताकि हम माने कि वो उसका एग्जाम निकल गया? निकालने से मतलब जैसे जेईई एग्जाम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10-11 लाख बच्चे देते हैं, और जेईई मेन से आपका एडमिशन जो होता है वो NITs, IIITs, GFTIs इन सब में होता है। और जेईई मेंस में अगर आप सेलेक्ट हो गए
तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सेलेक्ट हो गए, कैसे पता पड़ेगा कि हाँ। उनका एडमिशन इन जो आपने कॉलेज बताए हैं उनमें हो सकता है, ये कैसे पता? इसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, वो आपको पास करना होता है। जैसे हर साल ये बदलता रहता है, लेकिन एक औसत माने तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपकी 90 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे हैं, 90% नहीं 90 परसेंटाइल, तो आप सेफ कैटेगरी में, आप एडवांस के लिए तो एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपको NITs, IIITs, GFTI इनमें आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इनमें एडमिशन के लिए आपको 95 प्लस परसेंटाइल तो लाना ही चाहिए। और परसेंटाइल का मतलब जैसे 100 बच्चों ने एग्जाम दिया और 95 परसेंटाइल का मतलब होगा कि आप 95% बच्चों से आ गए, यानी 100 बच्चों में आप 95 बच्चों से आ गए, यानी आप टॉप 5 बच्चों में हैं। इसका मतलब आप 95% प्लस है। ओके, इसका मतलब ये है। परसेंट से मतलब नहीं, यहाँ परसेंटाइल से मतलब। हाँ, ओके, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों ने ये सारी चीज़ें सुनी होंगी और उनका जो कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। अब हम आते हैं दूसरी तरफ कि क्या ये एग्ज़ाम अगर कोई बच्चा तैयारी करने के बावजूद भी नहीं कर पाता है तो उसका जो स्ट्रेस लेवल होता है या मेंटल जो उसकी हेल्थ है उसको मेंटेन रखने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए और उनके पास प्लान बी क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो सोसाइटी है ये आपको शुरू से ही एक ही चीज दिखाती है कि आपको जब आप छोटे रहते हो तब भी आपको ये बताया जाता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है आपको, तो आपको भी शायद ऐसा लगता है कि सिर्फ यही 2 फील्ड है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर और इंजीनियर तो कुछ भी नहीं है बाकी सब फील्ड के सामने। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर का भी अपना एक वो है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे आप एकदम फोड़ सकते हो जिंदगी को। कई बच्चे जो हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरा इस एग्जाम में नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ एक आपका जिंदगी का पड़ाव था जो कि जिसके लिए आपने मेहनत करी। तो ये JEE एग्जाम आपको ये सिखाता है कि आप मेहनत करना सीख गए हो कि नहीं। और अगर आप मेहनत करना सीख गए हो तो जरूरी नहीं कि हमेशा ही आपको जो चीज सोचा आपने वही चीज आपको मिलेगी। ऐसा बहुत बार समय आएगा कि आपने जो चीज सोचा है, आपने उसके लिए मेहनत भी करी है, लेकिन आपको वो चीज नहीं मिली। तो आपको उस चीज से ऐसे नहीं करना है कि जिंदगी खत्म हो गई, मुझे तो ये चीज मिली नहीं, मैंने इसके लिए कितनी मेहनत करी थी। तो आपको वो चीज थोड़ी देर के लिए तो खटकेगी, लेकिन फिर आपको उसी चीज को अगर आप ओवरकम कर गए और आगे की जिंदगी के लिए आप बढ़ गए, तो यही चीज जो है वो JEE सिखाती है, JEE की जो प्रिपरेशन। अब उन बच्चों के लिए जो जिन्होंने मेहनत की खूब और वो नहीं कर पाए, अब वो क्या करेंगे? उनके पास आजकल बिजनेस में कई बच्चे चले जाते हैं, स्टार्टअप्स खोल लेते हैं, तो वो चीज कर सकते हैं अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो। लेकिन एक मिडिल क्लास जो स्टूडेंट है वो क्या करे, तो उनके पास मैंने आपको शुरू में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज बताई थी इंजीनियरिंग के अलावा। जैसे क्योंकि आप अब मैथ्स तो ले चुके हैं, आप अब ना तो कॉमर्स ले सकते हैं ना आप आर्ट्स ले सकते हैं, तो अब आपको जो है मैथ्स की कोई फील्ड में जाना पड़ेगा। अगर आप कोर्स पढ़ाई से रिलेटेड किसी फील्ड में जाने जाते हैं तो उसमें तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक NDA एग्जाम था जिससे आप डिफेंस में जा सकते हैं। फिर एक SSC है जिससे आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं उस लाइन में आप जा सकते हैं। या फिर आप सिंपल कोई प्राइवेट कॉलेज है वहां से भी आप BTech करके, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, मतलब अनलिमिटेड ऑप्शन है जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि एंड नहीं है। हाँ, स्कोप है, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी उम्मीदें और ऐसे रास्ते हैं अभी भी कि आप उन पे जा सकते हैं। हाँ, अगर आप IIT में चले जाते हैं, IIT NIT, तो ये आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देता है। वहाँ पे जाके आप अपनी जितने भी अंदर की खूबियां वो चीज आप जान सकते हैं। वो सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर IIT में चले गए तो आपकी जो जिंदगी है वो सफल हो गई, नहीं, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी दूसरों के मुकाबले। लेकिन मेहनत तो अगर आप नहीं करोगे और कोई प्राइवेट कॉलेज वाला है वो भी मेहनत करेगा, तो
वो आपसे ज्यादा सफल हो गया। आपका ही बस जो जिंदगी, आपको अगर मान लो A पॉइंट से B पॉइंट पे पहुंचना है, तो आप और एक और आपके साथ में जो IIT में नहीं है और आप IIT में हो, तो आप उससे थोड़ा आसानी से उस B पॉइंट पे जा सकते हो। उसको बस थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बिना फ्री में, मतलब कुछ आपने किया नहीं IIT में जाके फिर भी आप ना, ऐसा नहीं होगा कि आप फ्री में B पॉइंट पे चले जाएं आसानी से। आपको वहां पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे से आपने खूब सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। तो अब हम आपके कुछ पर्सनल आपके व्यूज जानना चाहेंगे, आपकी हॉबीज, और आप फ्री समय में क्या करना पसंद है आपको। और सोशल मीडिया को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में, खास करके पेरेंट्स के मन में डाउट्स हैं, तो बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे और उनके पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि किस तरह से बच्चों को आज के इस सोसाइटी में जो सोशल मीडिया है या उनकी जो इंटरेस्ट और हॉबीज़ हैं उनको सामंजस्य करते हुए एक साथ आगे बढ़ करके, ताकि कहीं कोई इस तरह का देखने सुनने में न मिले कि भाई हाँ इस वजह से ये हो गया। देखिए, ये जो ज़माना है ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो यहाँ पे आप बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 12th क्लास तक के बच्चे हैं तो आपको ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको सिर्फ एक यूट्यूब है, उसके अलावा आपको ना तो कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या होते हैं, इनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बस यूट्यूब उसके लिए कि आपने कोई लेक्चर्स देख लिया, फिर आपके पास अगर कोई फ्री टाइम हुआ तो आपने कोई वीडियोस देख लिए स्ट्रेस फ्री करने के लिए, उसके लिए। बाकी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं इनका तो मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे, मतलब इसमें तो टाइम वेस्ट होता है बिल्कुल ही एकदम। इसका कोई मतलब नहीं है अगर आप 12th क्लास तक के बच्चे हैं तो। अब इन चीज़ों में अगर कोई एडिक्शन हो गया तो उन बच्चों को उस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए उनकी हॉबीज में ज़्यादा फोकस करना चाहिए या उनके क्या इंटरेस्ट हैं उनको परस्यू करना चाहिए। तो हम आपकी पर्सनल हॉबीज और इंटरेस्ट जानना चाहेंगे कि आपको किन एरिया में रुचि है और आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं। मुझे रुचि स्पेस एंड साइंस में है, जो स्पेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। जैसे मैं यूट्यूब पे भी अगर फ्री टाइम होता है तो उसमें भी मैं स्पेस से रिलेटेड चीज़ें देखता हूँ, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, नासा वगैरह, इनसे रिलेटेड वीडियोस देखता हूँ। और हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देख लेता हूँ। पॉलिटिक्स में भी छोटा मोटा मुझे इंटरेस्ट है। और गेम्स में भी जैसे क्रिकेट है, वो मुझे बहुत पसंद है। खेलता नहीं हूँ लेकिन मैं देखता हूँ क्रिकेट। अगर आपको खेलने का मौका मिले तो कौन सा गेम आप खेलना चाहेंगे क्रिकेट को छोड़कर? क्रिकेट को छोड़कर अगर आप फिजिकल से रिलेटेड गेम देखें तो मैं फुटबॉल खेलना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोरोना से पहले यानी कि 2020 से पहले मैं 9th क्लास में था जब लास्ट मैंने फुटबॉल खेला था। उस समय मैं फुटबॉल ही खेलता था, हमारे स्कूल में फुटबॉल ही खेलते थे बॉयज। तो उसमें मुझे बहुत मजा आता था और मैं मेरी टीम का टॉप 2 टॉप 3 उसमें था। क्योंकि मुझे फुटबॉल जो है जब मैं इस स्कूल में आया था, 6th क्लास में आया था मैं इसी स्कूल में, तो तब मैंने पहली बार जो है फुटबॉल खेला था। वरना 5th क्लास तक तो मैं गांव में ही था। फिर मैं 6th क्लास में जब शहर आया तो 6th क्लास में जब मैंने पहली बार फुटबॉल देखा तो मैंने सोचा यार ये गेम में मैं अच्छा बन सकता हूँ, मतलब मेरे में पोटेंशियल है। तो मैंने फिर 6th क्लास में खेला, फिर 7th में खेला, फिर शायद 8th में मैं मेरी जो इंट्रा हाउस जो कंपटीशन होते हैं उस टीम में मैं सेलेक्ट हुआ और वहाँ पे फिर हमने गोल्ड मेडल भी जीता। बहुत अच्छी बात है। और अगर मेंटल गेम की बात आई तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद चेस है। अच्छा, चेस खेलते हैं आप? हाँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आप अपनी तरफ से हमने जो पूछा वो तो आपने बताया, अपनी तरफ से सोसाइटी को, पेरेंट्स को और उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
एक मैसेज तो पेरेंट्स के लिए है कि अगर आपका जो कोई सपना था, आप अगर स्टूडेंट थे और आपका कोई सपना था जो आप पूरा नहीं कर पाए और अब वो आप अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका बच्चा भी उस चीज़ में आपका साथ दे रहा है, जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में आपको डॉक्टर बनना था लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन पाए, तो अब आप अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो ये सोचना आपके लिए ठीक बात है। लेकिन अगर आपका बच्चा भी अगर यही सोचे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, बच्चे भी अलाइंड होने चाहिए। आपके सोचने मात्र से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप अपनी सोच को उनके ऊपर थोपें या लाद दें, तो उससे तो बच्चा डिमोटिवेट ही होगा, स्ट्रेस हो जाएगा उसको और एंड में कुछ नहीं होना उससे। हाँ, अगर आपकी सोच और बच्चे की सोच अलाइंड हो जाती है तो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। और इसके अलावा अपने हम उम्र दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उम्र के अगर आपने छोटी क्लासेस में कोई ऑक्यूपेशन के बारे में सोचा है, जैसे अगर आप 6-7 क्लास में और आपने सोचा कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, कोई अगर आपका रिलेटिव भी आता है तो वो भी आपको बोलता था यार ये तो डॉक्टर बनेगा, देखो कितना हाव भाव से पता चलता है कि ये डॉक्टर बनेगा, तो आपको भी लगने से लग जाता है कि यार कितना आसान डॉक्टर बनेंगे, मस्त जिंदगी कटेगी। लेकिन आपको उसके बारे में आपको पता नहीं कि डॉक्टर कैसे बनना है। अगर इंजीनियर हम देखते हैं कि भाई इंजीनियर तो है ना बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, इतना आसान है, हम भी है ना बड़े होंगे अपने आप इंजीनियर बन जाएंगे, फिर है ना हम भी बिल्डिंग बनाएंगे, तो आपको उस चीज़ के बारे में इतना पता नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है छोटी क्लासेस में आप और आपको कोई ऑक्यूपेशन लगता है कि यार आगे जाके मैं इस चीज़ में करियर बनाऊंगा, तो आपको सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपने फ्रेंड्स को क्या पता होगा, लेकिन आपके टीचर्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके मम्मी पापा हो गए, इनसे आप सलाह लीजिए कि मुझे पापा मम्मी रिलेटिव्स सर टीचर मुझे इस ऑक्यूपेशन में जाना है, तो क्या मुझ में वो काबिलियत है। आप उस ऑक्यूपेशन के बारे में उनसे जानिए कि इसमें क्या क्या होता है, इसके लिए आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी पड़ती है, आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी पड़ती है, ये कितना आसान है कितना हार्ड है। तो जब आप उस चीज के बारे में पूरी गहराई में जाके आपको जब पता चल जाएगा कि इसमें कैसे जाना है, फिर आपका जो ऑक्यूपेशन जो है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा कई बार तो। हाँ, ये तो बिल्कुल आपने सही बताया कि अगर आप छोटी क्लासेज हैं फिर जैसे जैसे बड़ी क्लासेज में आते हैं तो परसेप्शन भी चेंज होते हैं, और जो आपने सोचा हुआ है अपने पहले से वो साथ ही अपने जो क्लासमेट्स हैं या उनकी बातें सुन के या टीचर के कहने से आपके आइडियाज़ भी चेंज होते रहते हैं, और वो सारी चीज़ें तो चेंज होती है। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि आप कंटिन्यूस इस बारे में फोकस्ड रहें और अपना जो भी करियर है उसका चुनाव सोच समझ के करें। और उम्मीद करते हैं कि इस आज की पॉडकास्ट से बहुत सारे ऐसे बच्चों को लाभ मिलेगा और उनके पेरेंट्स को भी बहुत हेल्प मिलेगी कि आखिरकार उन बच्चों को हम कौन सी स्ट्रीम या किस दिशा में आगे पुश करें और किस तरह से उनकी हेल्प करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए। तो श्रोताओं, हम आपसे इस पॉडकास्ट का फीडबैक चाहेंगे कि आपको हमारी ये पॉडकास्ट कैसी लगी, और इस तरह की पॉडकास्ट हम लगातार आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं किसी दिन किसी नई पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।